जैसा कि फ्रेंड हमने असाइनमेंट ऑपरेटर तक काम कर लिया था। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। असाइनमेंट ऑपरेटर तक हमने काम कर लिया था और अब आगे जो है मैं यूज़ करूँगा शॉर्ट एंड ऑपरेटर। जैसा कि सी लैंग्वेज में जो है वो हम असाइनमेंट ऑपरेटर जो थे वो सिर्फ इज इक्वल टू नहीं था, बल्कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स में और भी ऑपरेटर्स आते थे। लेकिन अगर हम जावा प्रोग्रामिंग की बात करें तो जावा प्रोग्रामिंग में असाइनमेंट ऑपरेटर सिर्फ इज इक्वल टू है। और बाकी जो असाइनमेंट ऑपरेटर्स जो यूज़ होते थे सी लैंग्वेज में, वो जावा प्रोग्रामिंग में हम शॉर्ट एंड ऑपरेटर्स के नाम पे उनको यूज़ करेंगे। यानी कि उनका नेम चेंज हो गया, हम उनको शॉर्ट एंड ऑपरेटर के नाम पे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, थोड़ा सा और। सबसे पहले फ्रेंड अब क्या करना है कि मैं हेडिंग मैंने प्रिंट करानी है। तो हेडिंग प्रिंट कराने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे जो स्टेटमेंट मैंने प्रिंट कराई थी असाइनमेंट ऑपरेटर की, उसको कॉपी कर लेता हूँ। और कॉपी करने के बाद फ्रेंड यहाँ पे मैं इंटर प्रेस करके इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। इस लाइन ऑफ कोड को यहाँ चेंज क्या करूँगा, यहाँ मैं लिख दूंगा असाइनमेंट की जगह शॉर्ट एंड। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ शॉर्ट एंड ऑपरेटर्स। अब शॉर्ट एंड ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं और किस तरह इनका मेथड बनेगा वो भी हम बता देते हैं। तो उसके लिए आप क्या करोगे कि यहाँ से मैं इस लाइन को कॉपी करता हूँ, इस लाइन ऑफ कोड को जो कि 22 नंबर पे आ रही है लाइन ऑफ कोड, इसको मैं कॉपी करता हूँ। यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। इस लाइन ऑफ कोड को कॉपी किया मैंने कंट्रोल सी से, और कंट्रोल सी प्रेस करके मैंने कॉपी कर ली। अभी मैं यहाँ कंट्रोल वी से इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं सिंपल क्या करूँगा कि जो हमारे पास शॉर्ट एंड ऑपरेटर होते हैं वो हमारे पास होते हैं प्लस इज इक्वल टू, माइनस इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, डिवाइड इज इक्वल टू, मॉडुलस इज इक्वल टू। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ चेंजेस ये करूँगा कि यहाँ मैं लिखूँगा शॉर्ट एंड। शॉर्ट एंड लिखने के बाद उनके स्मॉल अल्फ़ाबेट्स पे लिख देता हूँ शॉर्ट एंड। लिखने के बाद यहाँ पे मैं यहाँ इज इक्वल टू डला हुआ है, यहाँ मैं प्लस डाल दूंगा, प्लस। तो फ्रेंड ये हमने एक ऑपरेटर यूज़ कर लिया शॉर्ट एंड का और एक मेथड बना ए प्लस इज इक्वल टू। अब ए प्लस इज इक्वल टू का मतलब क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे कमेंट के लिए हम दो फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करते हैं। अब प्रोग्रामिंग में कमेंट्स क्या है, प्रोग्रामिंग में अगर आपको कोई भी रफ वर्क करना हो तो वो रफ वर्क आप किस तरह करोगे। अगर आप कोई प्रोग्राम बना रहे हो और उसके दौरान आपको कोई रफ वर्क करना हो तो आप क्या करोगे, उस रफ वर्क किस तरह करोगे। सबसे पहले आप दो फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करोगे, दो फॉरवर्ड स्लैश डालोगे और उसके बाद आप अपने जो वर्क करना है आप वो वर्क करोगे। तो प्रोग्रामिंग में रफ वर्क करना, अगर आप रफ वर्क करना चाहते हो और आप चाहते हो कि अगर वो मैं रफ वर्क करूँ तो प्रोग्राम रन हो तो उससे प्रोग्राम में कोई इफेक्ट ना हो, तो वो उसके लिए आपको दो फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करने पड़ेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ यूज़ किए ये दो फॉरवर्ड स्लैश। मैं यहाँ
रफ वर्क क्या कर रहा हूँ मैं आपको मेरा यहाँ रफ वर्क करने का मकसद ये कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि a प्लस इज इक्वल टू बी किसके इक्वल है। तो यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि a प्लस इज इक्वल टू बी जो है वो a इज इक्वल टू a प्लस बी के इक्वल है। ठीक है, a प्लस बी के इक्वल है। ठीक है, इसी तरह a प्लस ए इसी तरह अगर यहाँ पे इसी तरह आगे हम और ऑपरेटर यूज़ करेंगे जो कि a माइनस बी है, a माइनस इज इक्वल टू बी है, फिर a मल्टीप्लाई इज इक्वल टू बी है, फिर a डिवाइड इज इक्वल टू बी है, और फिर a मॉडुलस इज इक्वल टू बी है। तो फ्रेंड इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, आपको पता चल गया होगा। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, इस लाइन ऑफ कोड को जो 24 नंबर पे, इसको कॉपी कर देता हूँ। इसको कॉपी करने के बाद इंटर प्रेस करके इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद सिंपली मैं यहाँ चेंजेस करूँगा, यहाँ प्लस को रिमूव करके मैं माइनस लिख दूंगा, जो कि सेकंड शॉर्टेड ऑपरेटर है, उसको मैंने यूज़ कर लिया। फ्रेंड इसी तरह मैं नीचे आऊँगा, फिर कंट्रोल वी दबाऊँगा, पेस्ट करूँगा, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिर्फ एक लिटिल सी चेंजेस करूँगा, और लिटिल बिट चेंज करूँगा, मतलब थोड़ा सा चेंजेस करूँगा इसमें। और वो चेंजेस क्या है कि यहाँ में जो है स्टेरिक जो यूज़ होता है प्रोग्रामिंग में मल्टीप्लाई के साइन के तौर पे, वो मैंने यहाँ लिख दिया। अब मैं दोबारा इंटर प्रेस किया, अब मैं नीचे आया, फिर मैंने कंट्रोल वी प्रेस किया, यहाँ पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे मैं डिवाइड का साइन जो फॉरवर्ड स्लैश यूज़ होता है प्रोग्रामिंग में, वो मैंने यूज़ कर दिया। उसके बाद फ्रेंड दोबारा मैं इंटर प्रेस करता हूँ, और जो लास्ट शॉर्टेड ऑपरेटर है जो कि हमारे पास है ए मोड इज इक्वल टू बी, तो वो मैं यूज़ करता हूँ। पहले मैं इसको लाइन ऑफ कोड को पेस्ट कर दिया, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिर्फ मोड का साइन डाल दूंगा, यानी परसेंटेज। कहाँ पे डलेगा परसेंटेज का साइन, यहाँ पे। ये प्लस को मैं रिमूव करूँगा यहाँ से, इस प्लस को रिमूव करके यहाँ मैं परसेंट साइन डाल दूंगा, तो यहाँ परसेंट का साइन डाल दिया। ठीक है, अब शॉर्टेड ऑपरेटर का देखिए हमने एक प्रोग्राम बना लिया, ये आप देख सकते हैं। ये एक शॉर्टेड ऑपरेटर्स को यूज़ करके हमने प्रोग्राम बना लिया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज़ करूँगा। लॉजिकल ऑपरेटर्स से पहले मैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स यूज़ करूँगा, फिर मैं लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ करूँगा। अब इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स के लिए मैं क्या करूँगा फ्रेंड्स, ये जो स्टेटमेंट है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे फिर प्रॉब्लम हो गई, तो यहाँ प्रॉब्लम हो रही है। थोड़ा पीसी का प्रॉब्लम है, और जिसकी वजह से कर्सर मेरा एक जगह रुक रहा नहीं है। तो फ्रेंड अब रुक गया। तो फ्रेंड इसको ये देखें, इस लाइन ऑफ कोड को कॉपी करूँगा मैं, बल्कि इसको नहीं, इसको कॉपी करूँगा, और कॉपी करके यहाँ से इंटर प्रेस करके इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। अब यहाँ शॉर्टहैंड को कट करके, क्योंकि मैंने इंक्रीमेंट ऑपरेटर का प्रोग्राम बनाना, इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स को यूज़ करके प्रोग्राम बनाना, तो मैं यहाँ इंक्रीमेंट लिखूंगा। मैं लिखूंगा INCREMENT, इंक्रीमेंट। और अब यहाँ पे मैं ये 28 जो लाइन ऑफ कोड है इसको मैं ले लेता हूँ, और ये लाइन ऑफ कोड को कॉपी कर लेता हूँ। और कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं यहाँ पे इंटर प्रेस करता हूँ, और फिर यहाँ पेस्ट कर देता हूँ जो लाइन ऑफ कोड मैंने कॉपी किया था। अब इसमें मैं चेंजेस करूँगा, क्या चेंजेस करूँगा, शॉर्टहैंड की जगह मैं इंक्रीमेंट लिख दूंगा, लेकिन मैं सिर्फ इंक्रीमेंट नहीं लिखूँगा, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए, आप सी लैंग्वेज पढ़ चुके हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स दो टाइप के होते हैं। एक होता है पोस्ट इंक्रीमेंट, एक होता है प्री इंक्रीमेंट। तो यहाँ जो यूज़ होगा वो होगा, पहले मैं प्री इंक्रीमेंट यूज़ करके बनाऊंगा मेथड, फिर मैं पोस्ट इंक्रीमेंट यूज़ करके मेथड बनाऊंगा। तो प्री इंक्रीमेंट के लिए मैं लिख देता हूँ प्री
इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट। उसके बाद यहाँ पे जो है ये जो परसेंट इज इक्वल टू का साइन है, इसको मैं रिमूव कर दूंगा। और यहाँ पे क्या होगा, जैसा कि आपको पता है कि इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर वहाँ एक ही वेरिएबल यूज़ होता है, तो मैंने बी को भी रिमूव कर दिया। अब यहाँ प्री इंक्रीमेंट है, प्री इंक्रीमेंट मीन्स वेरिएबल से पहले डबल प्लस साइन। जब प्री इंक्रीमेंट की बात हो तो आप डबल प्लस साइन वेरिएबल से पहले लगा देंगे, जैसा कि यहाँ मैंने लगा दी है। और इसके बाद फ्रेंड मैं इंटर प्रेस करता हूँ। इंटर प्रेस करने के बाद अब मैं पोस्ट इंक्रीमेंट यूज़ करूँगा, तो मैं यहाँ इस लाइन ऑफ कोड को कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने इसको कॉपी कर लिया और अब यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, बल्कि फिर प्रॉब्लम हो गई, फिर प्रॉब्लम हो गई। पीसी बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, लैपटॉप कर्सर मेरा रुक रहा नहीं है। तो फ्रेंड अब ये जो है मेरा कर्सर रुक गया है और अब ये कंटिन्यूसली मूव नहीं कर रहा। तो पहले स्टॉप ही नहीं हो रहा था, तो अब ये रुक गया है। तो अब दोबारा से वही प्रॉब्लम शुरू हो गई है। तो अब देखें फ्रेंड, यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ
उसके मैंने अब पहले जो है वो प्री इंक्रीमेंट यूज़ किया है। अब मैं पोस्ट इंक्रीमेंट को यूज़ करूँगा, और पोस्ट इंक्रीमेंट में मैं क्या इसके लिए क्या करूँगा, ये जो 30 नंबर पे लाइन ऑफ कोड आ रही, इस लाइन ऑफ कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इंटर प्रेस करता हूँ, पहले तो कंट्रोल Z, इंटर प्रेस करता हूँ। इंटर प्रेस करने के बाद यहाँ इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब सिंपल मैं क्या करूँगा, सिंपल मैं सिर्फ यही करूँगा कि यहाँ पे मैं प्री की जगह पोस्ट कर दूँगा, POST। और उसके बाद मैंने यहाँ क्या करना है कि ये जो डबल पॉजिटिव साइन वेरिएबल से पहले आए हुए ना, डबल एडिशन साइन या डबल प्लस साइन, इनको मैं बाद में लिख दूंगा, ठीक है। क्योंकि पोस्ट का मतलब वेरिएबल के बाद, प्री का मतलब वेरिएबल से पहले। अब इसके बाद फ्रेंड क्या करना है, इसके बाद मैंने डिक्रीमेंट ऑपरेटर का प्रोग्राम बनाना है। जैसे कि मैंने अभी इंक्रीमेंट ऑपरेटर का प्रोग्राम, ऑपरेटर्स को यूज़ करके प्रोग्राम बनाया, इसी तरह मैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स को यूज़ करके प्रोग्राम बनाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर की एक स्टेटमेंट आउटपुट में प्रिंट कराऊंगा। उसके लिए मैं यहाँ से इस स्टेटमेंट को कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे कर्सर लाके इंटर प्रेस करता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। बस यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये इंक्रीमेंट लिखा हुआ है ना, इसकी जगह मैं क्या करूँगा, डिक्रीमेंट लिख दूंगा। डिक्रीमेंट के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ जो IN लिखा हुआ है उसकी जगह मैं DE लिख दूंगा, बस DE लिख दिया। अब इसके बाद इंटर प्रेस करूँगा, और ये जो 31 नंबर पे जो लाइन ऑफ कोड आ रही है ना, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद फ्रेंड यहाँ पे मैं कर्सर लाता हूँ और इंटर प्रेस करता हूँ। तो इंटर प्रेस कर दिया, तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। जैसा कि डिक्रीमेंट है तो यहाँ पे मैं IN को रिमूव करके DE लिख देता हूँ। DE में लिख रहा हूँ, और DE लिखने के बाद यहाँ पे जैसे कि पोस्ट नहीं है, प्री डिक्रीमेंट पहले यूज़ करूँगा। प्री डिक्रीमेंट मतलब डबल नेगेटिव साइन या डबल माइनस साइन वेरिएबल से पहले आएंगे। जैसा कि A वेरिएबल है तो उससे पहले डबल नेगेटिव साइन आएंगे, तो यहाँ माइनस माइनस आएगा। और उसके बाद मैं पोस्ट डिक्रीमेंट यूज़ करूँगा। उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये लाइन कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। ये लाइन कॉपी कर ली, कंट्रोल C प्रेस करके उसके बाद इंटर प्रेस किया, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद यहाँ मैं क्या करूँगा, ये जो डिक्रीमेंट लिखा हुआ है, ये नहीं, ये जो प्री लिखा हुआ है, प्री की जगह मैं पोस्ट कर दूंगा, क्योंकि मैं वेरिएबल्स के बाद अब दो नेगेटिव साइन लगाऊंगा, या दो सब्ट्रैक्शन के साइन लगाऊंगा, या दो माइनस के साइन लगाऊंगा। तो यहाँ देखें, ये माइनस माइनस को रिमूव करके यहाँ मैं लिख दो नेगेटिव साइन या दो माइनस के साइन या डबल माइनस के साइंस मैंने यूज़ कर लिए। अब मैंने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज़ करके प्रोग्राम बना दिया, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। अब मैंने क्या करना है, अब मैं लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ करने हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पहले एक स्टेटमेंट प्रिंट कराऊंगा। उस स्टेटमेंट प्रिंट कराने के लिए मैं ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स वाली जो स्टेटमेंट है, जो मैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स लिखा था स्टेटमेंट आउटपुट में प्रिंट कराने के लिए, उसको कॉपी कर लेता हूँ। और कॉपी करने के बाद यहाँ मैं कर्सर रख के बल्कि कर्सर मैंने यहीं रख दिया, यहाँ मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब ये कौन सी हमारी लाइन ऑफ कोड चल रही है, 35। तो यहाँ मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब मैं लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज़ करके प्रोग्राम बनाना है, तो यहाँ मैं लॉजिकल लिख देता हूँ, LOGICAL। तो लॉजिकल मैंने यहाँ लिख दिया। अब फ्रेंड्स क्या करना है कि लाइन ऑफ कोड को मैं कॉपी करता हूँ जो 34 नंबर पे,
क्योंकि मैं ये कॉपी बार बार इसलिए कर रहा हूँ लाइन ऑफ कोड को, क्योंकि मैं अगर इस तरह लिखूँगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन तो बहुत टाइम लग जाएगा। इससे बेहतर है कि आप लाइन ऑफ कोड को कॉपी करो कोई भी, और फिर आप उस पर चेंजेस करो। जैसे कि मैंने इस लाइन ऑफ कोड को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैंने इंटर प्रेस किया, और इंटर प्रेस करने के बाद यहाँ कंट्रोल वी से इसको पेस्ट कर दिया। अब मैंने क्या देखना है, मैंने देखना है मैं कौन से ऑपरेटर्स का प्रोग्राम बना रहा हूँ। मैं लॉजिकल ऑपरेटर्स का प्रोग्राम बना रहा हूँ, तो लॉजिकल ऑपरेटर्स के लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ स्टेटमेंट को चेंज करूँगा। यहाँ लिखूँगा पोस्ट डिक्रीमेंट को कैंसिल करके मैं लिखूँगा लॉजिकल। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ LOGICAL लॉजिकल। लॉजिकल लिखने के बाद मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज़ करके मेथड बनाऊंगा। और वो मेथड में कौन सा बना रहा हूँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेथड बना रहा हूँ। क्योंकि लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास तीन होते हैं, एक लॉजिकल एंड होता है, लॉजिकल और होता है, लॉजिकल नॉट होता है। जो नॉट ऑपरेटर होता है वो यूनरी ऑपरेटर होता है, यानी कि उसमें एक ऑपरेंड यूज़ होता है। तो अब मैं लॉजिकल एंड ऑपरेटर को यूज़ कर रहा हूँ। तो उसके लिए मुझे दो कंडीशन लिखनी पड़ेगी, क्योंकि यानी कि दो एक्सप्रेशन लिखनी पड़ेंगी। लॉजिकल एंड ऑपरेटर हो या लॉजिकल और ऑपरेटर हो, ये दोनों ऑपरेटर्स दो एक्सप्रेशन के दरमियान यूज़ होंगे, एक एक्सप्रेशन के साथ ये यूज़ नहीं होते। तो यहाँ मैं एक एक्सप्रेशन लिखता हूँ ए ग्रेटर देन बी, फिर लॉजिकल एंड ऑपरेटर को यूज़ करता हूँ, और फिर मैं यहाँ लिखता हूँ ए लेस देन बी। ठीक है, ए लेस देन बी। इसी तरह अब मैं इस लाइन ऑफ कोड को कॉपी करूँगा, क्योंकि मुझे सेकंड लॉजिकल और ऑपरेटर को यूज़ करना है। तो उसके लिए मैं ये नहीं करूँगा कि मैं अब दोबारा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल लिखूँ, और उससे बेहतर है कि आप इसको कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद यहाँ मैंने कॉपी कर लिया। अब कॉपी करने के बाद यहाँ से इंटर प्रेस किया और यहाँ पे आप पेस्ट कर दें। पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे आपने सिर्फ चेंजेस करनी है। क्या करना है, इस एंड ऑपरेटर को हटा के आपने और ऑपरेटर का साइन लगा देना है। और ऑपरेटर का साइन क्या है, वर्टिकल बार्स, 2 वर्टिकल बार्स जो है वो साइन है और ऑपरेटर का, तो मैंने लगा दिया। और एक और चीज़ आप ज़हन में रखना कि एंड ऑपरेटर जब आप यूज़ करो किसी मेथड में और उस मेथड में, तो आपको एंड ऑपरेटर का ट्रुथ टेबल याद होना चाहिए। इसी तरह जब आप और एंड ऑपरेटर का ट्रुथ टेबल याद करने के लिए आप एक ये सेंटेंस ज़हन में रख लें, तो आपको एंड ऑपरेटर का ट्रुथ टेबल याद हो जाएगा और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और वो सेंटेंस क्या है कि जब दो एक्सप्रेशन ट्रू हो तो आपका रिजल्ट आउटपुट ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जब दो एक्सप्रेशन ट्रू हो तो आपका रिजल्ट या आउटपुट ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। इसी तरह तो ये अगर सेंटेंस आपने ज़हन में रख लिया तो आपको एंड ऑपरेटर का ट्रुथ टेबल याद हो जाएगा, और आप इजीली पता लगा लेंगे कि मेरा आउटपुट सही आया या गलत आया। फिर यहाँ पे आ जाए, और ऑपरेटर का ट्रुथ टेबल भी आपको याद होना चाहिए। अब इसको याद करने का बहुत बेहतरीन तरीका कि एक सेंटेंस आप अपने जहन में रख लें। वो सेंटेंस क्या है कि अगर दोनों और ऑपरेटर के केस में दोनों एक्सप्रेशन फॉल्स है तो आपका रिजल्ट फॉल्स आएगा, अदरवाइज ट्रू आएगा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, अगर और ऑपरेटर्स के केस में आपकी दोनों एक्सप्रेशंस फॉल्स है तो आपका रिजल्ट फॉल्स आएगा, अदरवाइज ट्रू आएगा। तो ये दो, तो इस तरीके से आपको ट्रुथ टेबल याद हो जाएगा। अब मैं इंटर प्रेस करता हूँ और लॉजिकल नॉट ऑपरेटर जो कि यूनिरी ऑपरेटर है, तो उसको मैं किस में यूज़ करूँगा, उसको मैं यूज़ करूँगा दो एक्सप्रेशंस में ही यूज़ करूँगा, लेकिन लॉजिकल और का साइन डालूँगा, उसके साथ इज इक्वल टू डालूँगा, जो नॉट इक्वल टू बन जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह करना है। देखिए ये कंट्रोल भी यहाँ पेस्ट कर दिया मैंने। अब यहाँ पे सिर्फ मैं ये करूँगा कि यहाँ पे इसको कैंसिल कर दूँगा, यानी कि मैं दो ऑपरेटर यहाँ लॉजिकल यूज़ करूँगा, एक नॉट और एक और। सिंपल क्या करूँगा, यहाँ पे मैं
लॉजिकल और नॉट ऑपरेटर का साइन होता है ये वाला। ये साइन होता है लॉजिकल नॉट ऑपरेटर का, ठीक है। इसके बाद मैं इक्वल टू डाल दूंगा तो ये लॉजिकल नॉट इक्वल टू बन जाएगा। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि एंड को ही रहने देता हूँ, या और ऑपरेटर को यूज़ कर लेता हूँ। और ऑपरेटर के लिए दो वर्टिकल बार्स आएंगी, तो ये आ गई, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने लॉजिकल ऑपरेटर्स के लिए भी एक लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज़ करके एक प्रोग्राम बना दिया, और ये प्रोग्राम ये रहा। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद मैं बूलियन एक्सप्रेशन को यूज़ करूँगा। एक चीज़ याद रखें कि टर्नरी ऑपरेटर और बूलियन एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस है। पहले मैं भी यही ज़हन में रखता था कि टर्नरी ऑपरेटर और बूलियन एक्सप्रेशन एक ही, नहीं। टर्नरी ऑपरेटर दो ऑपरेटर से, टर्नरी ऑपरेटर्स दो ऑपरेटर से और वो दो ऑपरेटर्स कौन से, मैं आपको बताया तो यहाँ मैं बता देता हूँ। एक रफ वर्क कमेंट, कमेंट मतलब रफ वर्क, प्रोग्राम में आपने रफ वर्क करना है तो आप कमेंट का साइन यूज़ करोगे, यानी दो फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करोगे और जो आपने रफ वर्क करना है वो लिखोगे। मैं आपको भी पहले बता चुका हूँ। तो वो क्या, दो टर्नरी ऑपरेटर्स कौन से, बल्कि मैं लास्ट में आपको एक स्टेटमेंट लिख दूंगा जिससे आपको इजीली पता चल जाएगा। सबसे पहले हम बूलियन एक्सप्रेशन बना लें। तो बूलियन एक्सप्रेशन के लिए पहले मैं एक स्टेटमेंट प्रिंट कराऊंगा, और वो है बूलियन एक्सप्रेशन। तो उसके लिए मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे मैं सिंपली लॉजिकल ऑपरेटर्स को की जो स्टेटमेंट है उसको रिमूव कर दूंगा, और यहाँ पे मैं बूलियन एक्सप्रेशन को लिख दूंगा। बूलियन एक्सप्रेशन, बूलियन एक्सप्रेशन लिखने के बाद फ्रेंड यहाँ से मैं इंटर प्रेस करता हूँ, और इंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे मैं इस लाइन ऑफ कोड जो 38 नंबर पे, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। और कॉपी करने के बाद फ्रेंड यहाँ से 40 लाइन ऑफ कोड की जगह मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। अब थोड़ी सी चेंजेस करनी है। चेंजेस क्या करनी है, लॉजिकल ऑपरेटर्स की जगह आप बूलियन लिख दोगे, लॉजिकल ऑपरेटर्स को कट कर दोगे और इसकी जगह आप क्या लिख दोगे, बूलियन। तो बूलियन लिख देता हूँ मैं, BOOLEAN, बूलियन लिख दिया। और यहाँ पे बूलियन एक्सप्रेशन जो है वो लिख दोगे। वो क्या है कि पहले, सबसे पहले आपके पास एक्सप्रेशन आती है, यहाँ पे एक्सप्रेशन में लिख दी A>B, ठीक है, ये लिख दी। यहाँ लिख दिया A<B, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपके पास इसको रिमूव कर देता हूँ। पहले इसको रिमूव करने के बाद फिर आपके पास यहाँ क्या आता है, यहाँ आप क्वेश्चन मार्क का साइन डालते हो। क्वेश्चन मार्क का साइन डालने के बाद यहाँ पे आप लिखते हो 1। फिर आप लिखते हो 1 का क्या मतलब, ट्रू। अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू है तो 1 आउटपुट में प्रिंट होगा। फिर आप दो डॉट डालते हो और फिर आप लिखते हो 0। इसका यह मतलब है कि अगर ये एक्सप्रेशन फॉल्स है तो आउटपुट में आपका 0 प्रिंट होगा, और अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू है तो आउटपुट में आपका 1 प्रिंट होगा। और इसकी 1 और 0 की जगह आप ट्रू और फॉल्स भी लिख सकते हो। इस 1 की जगह आप ट्रू लिख सकते हो, और इस 0 की जगह आप फॉल्स लिख सकते हो। 1 या 0 लिखो, फॉल्स या ट्रू लिखो, आपकी मर्ज़ी। लेकिन जब आप फॉल्स लिखोगे तो आप एक चीज़ याद रखना कि फॉल्स आप स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में लिखना। कैपिटल अल्फ़ाबेट्स में लिखोगे तो फिर आपका इसमें एरर आएगा और ये लाइन ऑफ कोड आपकी रन नहीं होगी, एग्जीक्यूट नहीं होगी, यानी ये लाइन ऑफ कोड का आंसर आपके पास नहीं आएगा, इस बूलियन एक्सप्रेशन का आंसर आपके पास नहीं आएगा। अगर आप फॉल्स और ट्रू कैपिटल अल्फ़ाबेट्स में लिख दोगे तो आपको स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में लिखना है। अगर आप 1 की जगह फॉल्स लिखना चाहते हो तो वो स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में यहाँ फॉल्स लिख दो। और अगर आप अगर आप देखो अगर आप 1 की जगह ट्रू लिखना चाहते हो तो आप स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में यहाँ ट्रू लिखोगे। और अगर आप 0 की जगह फॉल्स लिखना चाहते हो तो आपको ज़रूर स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में यहाँ फॉल्स लिखना होगा, कैपिटल अल्फ़ाबेट्स में आप नहीं लिखोगे। अदरवाइज़ अगर लिखोगे तो आपका ये लाइन ऑफ कोड रन नहीं होगी। तो खैर ये बूलियन एक्सप्रेशन बना दी। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता दूँ और उसको नोट भी कर लें कि
क्वेश्चन मार्क एंड ये डबल डॉट आर टर्नरी ऑपरेटर्स। क्या है? टर्नरी ऑपरेटर्स हैं विच इज़ यूज, जो यूज़ होते हैं, किस में यूज़ होते हैं? विच इज़ यूज इन बोलियन एक्सप्रेशन। किस में यूज़ होते हैं? बोलियन एक्सप्रेशन में यूज़ होते हैं। जो बोलियन एक्सप्रेशन में यूज़ होते हैं। तो ये पॉइंट आप ज़रूर ज़हन में रख लेना। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं कि मैंने एक सिंगल क्लास में और उस सिंगल क्लास का क्या नाम था? स्टडी जावा के नाम से एक सिंगल क्लास थी। उस क्लास में मैंने तमाम ऑपरेटर्स को यूज़ करके, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो ऑपरेटर्स हैं जितने भी हैं, उन तमाम को मैंने यूज़ करके मैंने जो है वो प्रोग्राम बना दिया है। और वो प्रोग्राम आप देख सकते हैं, एक सिंगल क्लास में बनाया है। तमाम ऑपरेटर्स को यूज़ करके मैंने एक प्रोग्राम बनाया एक सिंगल क्लास में। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो अब यहाँ पे मैं पहले इसको रन करा लेते हैं प्रोग्राम को। तो प्रोग्राम को मैं रन करा लेता हूँ। उसके लिए क्या करूँगा, यहाँ जो प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट पे जाऊँगा। प्रोजेक्ट पे जाने के बाद जो मेरी क्लास का नाम है वो स्टडी जावा है। तो स्टडी जावा पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद रन फाइल का ऑप्शन है, रन फाइल पे को प्रेस करता हूँ। तो यहाँ देखिए मेरी फाइल रन हो रही है और यहाँ मेरा आउटपुट आ गया। ये देखिए मेरा आउटपुट आ गया, जैसा कि आप देख सकते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। उसके बाद सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर्स मैंने प्रिंट कराया था, स्टेटमेंट तो वो आई। उसके बाद उसके आंसर आ गए। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रिलेशनल ऑपरेटर्स, फिर रिलेशंस ऑपरेटर्स के जो आंसर आ गए ट्रू फाल्स जो भी थे। और असाइनमेंट ऑपरेटर का आंसर आ गया। उसके बाद शॉर्टेंड ऑपरेटर के आंसर आ गया। उसके बाद इंक्रीमेंट का आ गया। उसके बाद डिक्रीमेंट का आ गया। उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर्स का आ गया। उसके बाद बूलियन एक्सप्रेशन आ गई। क्या आ गई? बूलियन एक्सप्रेशन। तो फ्रेंड आज मैंने आपको बताया कि किस तरह हम जो है वो प्रोग्राम बना सकते हैं एक क्लास में, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के तमाम ऑपरेटर्स को यूज़ करके एक सिंगल क्लास में, मल्टीपल क्लास में नहीं, सिंगल क्लास में हम प्रोग्राम बना सकते हैं तमाम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ऑपरेटर्स को यूज़ करके। और यहाँ एक और बात याद रख लें कि एमसीक्यूज़ में ये सवाल पूछा जाता है कि कितने ऑपरेटर्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में यूज़ होते हैं टोटल। तो आप लिखोगे 23 ऑप्शन पे आप टिक कर दोगे। 23 ऑप्शन पे आप टिक कर दोगे, यानी 23 ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। बल्कि 23 ऑपरेटर्स सिर्फ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं यूज़ होते, सी लैंग्वेज में भी, जिसे हम स्ट्रक्चर लैंग्वेज कहते हैं, उस पर भी 23 ऑपरेटर्स यूज़ होते, उसमें भी 23 ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं। तो फ्रेंड ये जो प्रोग्राम मैंने बनाया है इसकी लाइन ऑफ कोड कितनी है तकरीबन मैं दिखा देता हूँ आपको। इसकी लाइन ऑफ कोड कितनी, लाइन ऑफ कोडिंग हमने यूज़ की है ये भी देख लेते हैं। हमने लाइन ऑफ कोडिंग 41 यूज़ की है। कितनी की है? 41। अब 41 लाइन ऑफ कोडिंग को आप वन लाइन ऑफ कोड में लिख सकते हो। किस तरह? 41 लाइन्स ऑफ कोडिंग को आप वन लाइन ऑफ कोड में लिख सकते हो। वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह हम लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर फ्रेंड आपको, यानी कि वन लाइन ऑफ कोड में लिखने का मतलब ये है कि जो 41 लाइन ऑफ कोड है उसको आप एक लाइन ऑफ कोड में लिख सकते हो, यानी उसको उन तमाम ऑपरेटर्स को यूज़ करके आप प्रोग्राम बना सकते हो एक ही क्लास में, एक ही लाइन में। अगर मैं और इसको ईज़ी करूं तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप
जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के या जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तमाम ऑपरेटर्स को यूज़ करके एक सिंगल क्लास में एक ही लाइन ऑफ कोड को यूज़ करके प्रोग्राम बना सकते हो। या और सिंपल करूँ तो आप जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जितने भी ऑपरेटर्स हैं, तमाम ऑपरेटर्स, या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जितने भी ऑपरेटर्स हैं, उनको आप एक लाइन ऑफ कोड में यूज़ करके प्रोग्राम, एक सिंगल क्लास में प्रोग्राम बना सकते हो सिर्फ एक लाइन ऑफ कोड को यूज़ करके। तो वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोस मेरी मिल सके। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।